Good morning, student. Today we will start chapter 7 Federalism. Okay, तो what is Federalism? अभी हम इसके बारे में आगे सीखेंगे. इससे पहले आप मैप देखिए. ये 1947 का मैप है एंड दिस वन इज़ द map of 2017. Now look at the map of 2017. It's look very different, right? Different of the 1947 map, doesn't it? So over the last 70 years, India's political map has undergone massive changes. जैसा कि अभी हमने दोनों मैप्स में देखा था. ठीक है. State boundaries have changed, state name have changed and new states have been created also. अगर बाउंड्रीज चेंज हुई हैं, उनके नेम भी चेंज हुए हैं, प्लस नए नए स्टेट्स भी क्रिएट हुए हैं. ठीक है. तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, द प्रोविंसेस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रोविंसेस बनाए थे वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए थे. ओके. उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स को जो है मर्ज कर दिया गया था इंडियन यूनियन में एंड एडिड टू द प्रोविंसेस. ठीक है. ओवर टाइम मैनी स्टेट्स वर रीनेम्ड based on the cultural and linguistic identity of the people, like Madras became Tamil Nadu, Mysore became Karnataka. भाई बात यही था कि हमारा जो अगर हम पूरा देखें तो जो इंडिया है, इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि कैसे अब हम इस कंट्रीज़ की बाउंड्री को ड्रॉ करें. तो इन्होंने ये देखा कि टाइम के साथ साथ हमारे यहाँ जो कल्चर्स हैं, हमारी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग क्यों ना हम स्टेट्स के नाम बदलें. ठीक है. फिर बाद में ऐसा ही हुआ. जैसे कि मद्रास की अगर हम बात करें तो उसको मद्रास से तमिलनाडु बना दिया गया, मैसूर को कर्नाटका बना दिया गया था. तो दीज मैप डोंट जस्ट शो जियोग्राफिकल चेंजेस, दे रिफ्लेक्ट कि हाउ फेडरलिज्म हैज़ वर्कड इन इंडिया. सिर्फ हम जोग्राफिकल चेंजेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में फेडरलिज्म में अपना वर्क किया. तो इन दिस चैप्टर you will learn what is federalism, federal features of Indian constitution, center state relation and challenges involved, special provisions for unique states. Okay, so let's begin our journey to understand Indian federalism. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज फेडरलिज्म. यूएसएसआर वाज वंस वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुपर पावर. कभी ऐसा समय था कि जो यूएसएसआर है हमारे वर्ल्ड की एक ग्रेटेस्ट सुपर पावर में से था. बट इन 1989 इट सिंपली ब्रोक अप इनटू मैनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़. अलग अलग छोटी छोटी कई इंडिपेंडेंट कंट्री इसमें से बन गई थी और यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो बिखर गया था. ठीक है. द मेन रीज़न excessive centralizations of power and dominations of one region, that is Russia over other like Uzbekistan. ठीक है. जो उसका मेन रीज़न था वो क्या था? excessive centralizations of power प्लस रशिया का उज़्बेकिस्तान जैसे कंट्री पर अपना डोमिनेशन दिखाना. ठीक है. चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड इवन पाकिस्तान फेस्ड ब्रेकअप्स. ये भी टूट गए थे, बिखर गए थे आपस में. कनाडा ऑलमोस्ट स्प्लिट बिटवीन इंग्लिश और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स. बट इंडिया डिस्पाइट द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन इन 1947. किस तरह का ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन? जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे. ठीक है. लेकिन इस ट्रॉमा के बावजूद भी हमारे इंडिया में से जो पाकिस्तान अलग हुआ, जो वायलेंस, कम्युनल वायलेंस हमने फेस किया, उसके बावजूद भी इंडिया रिमेन्ड यूनाइटेड फॉर ओवर 70 ईयर्स. इजंट इट दैट रिमार्केबल? क्या ये एक नॉर्मल सा इंसिडेंट लगता है आपको? नहीं ना.
ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इतना बड़ा ट्रॉमा फेस करने के बाद भी आज भी इंडिया यूनाइटेड है। इज दिस सक्सेस बिकॉज ऑफ आवर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? बताइए कि क्या ये जो सक्सेस रही है हम लोगों की, क्या ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की वजह से है? तो यू हैव हियर्ड ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, सुना है आप लोगों ने? क्रिकेट जो देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमारे एक वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम थी, ठीक है। बट इज़ देयर अ कंट्री कॉल्ड वेस्ट इंडीज़? क्या कोई ऐसी कंट्री थी जिसके नाम पर ये वेस्ट इंडीज़ बनी थी? वेस्ट इंडीज़ नाम की कोई कंट्री भी थी? इन 1958 द फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ वाज फॉर्म्ड। एक फेडरेशन फॉर्म की गई थी 1958 में, दैट वाज वेस्ट इंडीज़। लेकिन ये 1962 में कोलैप्स हो गई थी। क्यों क्यों कोलैप्स हो गई थी? ड्यू टू द वीक सेंट्रल अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक कंपटीशन, क्योंकि इसकी अथॉरिटी जो थी, सेंट्रल अथॉरिटी जो थी, काफ़ी वीक थी और इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स भी था। ओके, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी, ऑलमोस्ट 20+ मेजर लैंग्वेजेस, many religions, 100 of ethnic groups are there. Yet we live as a one nation. We call it unity in diversity. इतनी सारे डाइवर्सिटी के बाद, चाहे वो लैंग्वेजेस को लेकर हो, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, या कोई एथनिक ग्रुप्स को लेके हो, इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे हैं, बट फिर भी हमारा एक नेशन है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, कि फेडरलिज्म आखिर है क्या, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ अ सिस्टम वेयर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नेशनल एंड रीजनल, शेयर पावर, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है? जहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पर एंड रीजनल लेवल पे, और दोनों पावर को शेयर करती है, दैट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वर्क्स डिफरेंटली इन ईच कंट्री। अब फेडरलिज्म, ठीक है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, कहीं पर सिंगल गवर्नमेंट होती है, कहीं 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन उनका जो वर्क करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर कंट्री में ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एक ही तरीके से काम करे, ठीक है। अमेरिकन फेडरलिज्म इज़ नॉट जस्ट द सेम एज द इंडियन और जर्मन। उनका अपना काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। People also have dual identities. For example, we are both and Indians also. मतलब we are both Punjabis and Indian also. हम लोग पंजाबी भी अपने आप को कह सकते हैं और हम अपने आप को Indians भी कहते हैं। The power of each level are written in the constitution. अब यूनियन की या स्टेट की जो भी पावर होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रिटन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस यूनियन या सेंट्रल के अंडर में आता है, और अगर हम बात करें पुलिस की तो वो स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। आप लोगों ने इनकी लिस्टेस पढ़ी होंगी पूरी, कि सेंट्रल का, गवर्नमेंट का जो अपना वर्क क्राइटेरिया होता है वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इनलिस्टेड है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग वर्क करते हैं, गवर्नमेंट वर्क करती है। टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट, देर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो सेंट्रल और स्टेट की कोई भी डिस्प्यूट्स हो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। रियल लाइफ पॉलिटिक्स, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट, these things determine whether federalism work well, ठीक है। अब चाहे अगर हम बात करें रियल लाइफ पॉलिटिक्स की, ट्रस्ट की, कोऑपरेशन की या रिस्पेक्ट की, यह क्या सेट करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं कि फेडरलिज्म अच्छे से वर्क करेगा या नहीं, सक्सेस होगा या नहीं। इफ वन कैन if one group dominates other may feel alienated, this can lead to tension and even calls for the separation। अब एक और चीज़ है, अगर एक ग्रुप
दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन दिखाए, डोमिनेट करे उसे, या उसके ऊपर हावी हो जाए, तो दूसरा ग्रुप क्या है, अपने आप को अलग सा फील करने लगेगा, एलिनेटेड फील करेगा, अलग थलग महसूस करने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है, और वो सेपरेशन की डिमांड करेंगे। समझ में आया कि भाई अगर दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी हो जाता है, उसे डोमिनेट करता है, तो वो अपने आप को अलग महसूस करेगा, दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाएगी, और दूसरा ग्रुप जो है अपने आप को उससे सेपरेट करने की बात करेगा। तो दैट इज़ वाई इन इंडिया फेडरलिज्म इज़ नॉट जस्ट अ सिस्टम। इसीलिए ये बोला गया है कि इंडिया में फेडरलिज्म एक सिस्टम नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ इंश्योरिंग यूनिटी, ठीक है, थ्रू द शेयर्ड पावर। ये क्या करता है बताइए, कि ये जो यूनिटी है, इट इज़ द वे कि ये इंश्योर करता है यूनिटी को, पावर को शेयर करने के माध्यम से, ठीक है। तो दैट इज़ योर टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेडरलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन नेक्स्ट वीडियो।